है गाइस, तो फाइनली हम एक और वीडियो शूट कर रहे हैं और ये वाली वीडियो हमारी है टाटा टेक पे, जो कि टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है। तो आज की जो वीडियो है उसमें ये होने वाला है कि चलो भाई, कंपनी तो काफ़ी लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी, आप लोगों ने भी काफ़ी वीडियोस देखी होगी, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी तो भाई टाटा की है। और टाटा की जो कंपनीज होती है वो बढ़िया होती है, क्योंकि भाई टाटा का ब्रांड लगा हुआ होता है। तो लेकिन ये समझना है अब कि क्या हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, किस तरह से इन्वेस्ट करें कि हमें प्रॉफिट हो पाए, और लॉन्ग टर्म में भी तो किस हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि टाटा कंपनी काम क्या करती है, फिर इसके हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि हमें शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या चीज़ें हम देख के कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो क्या चीज़ देख के कर सकते हैं और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले। तो सबसे पहले आते हैं कि जो टाटा टेक कंपनी है वो काम क्या करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो इसको ऑफर हुआ था आईपीओ प्राइस, वो लगभग 500 के आसपास हुआ था, और जो लिस्टिंग गेन हुआ वो 1200 के आसपास हुआ है। यानी कि लगभग लगभग आप देख सकते हैं 150% के आसपास गेन हुआ था। ठीक है, जो स्टार्टिंग में लिस्टिंग हुई थी उस समय जो इसका पीई था अराउंड 32 के अराउंड चल रहा था, बट उसके बाद ये 76 के आसपास चला गया है, और जो इसका हाईएस्ट प्राइस था वो 1300 से 1400 के बीच गया है। तो ये अभी तक की जानकारी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी जो है वो बिजनेस क्या करती है। कंपनी दो चीज़ों में बिजनेस करती है, एक उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आता है और दूसरा सर्विसेज में आता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो बिजनेस आता है वो 40% आता है, और सर्विसेज से 60% इनका बिजनेस आता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये क्या करते हैं, जैसे आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स की जो टाटा कंपनी की जो गाड़ियां बनती हैं उसमें जो इंटरनल पार्ट्स वगैरह होता है वो सारा जो प्रोडक्ट देती है वो टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से काफ़ी सारा इनपुट आता है। और इसी तरह से सर्विसेज में क्या करती है टाटा टेक्नोलॉजी, बहुत सारी जो कंपनीज है इंडिया या फिर आउटर इंडिया, उन सबको जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, उसमें जो आगे सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, इंटरनल मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें टाटा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू कि कंपनी करती क्या है। अब हम इसके फाइनेंशियल को देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है इस कंपनी की। तो सबसे पहले अभी तक जो डाटा हमारे पास है वो 2019 के आसपास से है हमारे पास। ठीक है, तो 2019 से आप सेल्स देख सकते हैं 2942 करोड़ था, उसके बाद थोड़ा घटा है, फिर घटा है, और फाइनली 2022 में 3530 करोड़ हुआ है, और मार्च 2023 में 4414 करोड़ के आसपास इनकी सेल्स हुई है। यानी कि मतलब एक दो साल थोड़ा सा कांस्टेंट रहा है, फिर फाइनली 2023 में इसमें सेल्स में इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेम वही हाल रहा है, बीच में 2 साल थोड़ा कम हुआ है, या यूँ कह सकते हैं थोड़ा ऊपर नीचे था, बट फाइनली 2022 और 23 में इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो यानी अगर प्रॉफिट के टर्म्स में देखें तो इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो लगभग कांस्टेंट है, और ऐसा देखा गया है कि जो बड़ी कंपनियां होती है और जो अच्छी कंपनियां होती है अपने वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कांस्टेंट करने की कोशिश करती है और इवन बढ़ाने की कोशिश करती है। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 17-18% के आसपास लगातार बना हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, और प्रॉफिट भी लगातार आप देख रहे हैं। तो यानी अगर हम प्रॉफिट के टर्म्स में बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन के टर्म्स में बात करें और सेल्स के टर्म्स में बात करें तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। अब हम इसका डेट देख लेते हैं, और इसका जो डेट है वो आप देख सकते हैं कि 19 में 0 था, और 20 में 258, 266, 261, मतलब डेट जितना है वो बढ़ा नहीं है, उतना कांस्टेंट चल रहा है। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है उसमें वो ये देख सके कि 260 करोड़ का इनके पास डेट है, जबकि 2772 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स पड़े हैं। यानी कि कंपनी कभी भी चाहे तो ये डेट को इजीली रीपे कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो यहां तक मामला सारा सही चल रहा है, फाइनेंशियल बहुत अच्छी कंडीशन आ रही है। ठीक है, और इसके पीछे टाटा का जो ट्रस्ट है वो भी है। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से हम समझ पा सकते हैं कि यार इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करें कि लॉन्ग टर्म? तो उसके लिए हमें दो तीन चीज़ें और भी देखनी पड़ेगी। कुछ रिस्क है कंपनीज में, जैसे कि जो टाटा टेक की जो मेजर क्लाइंट है वो 5 ही क्लाइंट है, यानी जो प्रॉफिट है, मेजर प्रॉफिट आता है वो 5 क्लाइंट से आता है। यानी कि अगर किसी भी एक दो क्लाइंट में प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो इनके प्रॉफिट पे और सेल्स पे बहुत तगड़ा असर पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो सकता है। और जो दूसरा रिस्क है वो ये है कि जो मोस्टली सेल्स है
वो हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर से डिपेंड करती है, ऑटोमोटिव सेक्टर में। अब इसमें पूरा का पूरा डिपेंड होने पे या मोस्टली डिपेंड होने से क्या नुकसान हो सकता है, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, जब जैसे कि अभी हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन ही चल रहा है, तो इस समय क्या होता है, गाड़ियों की डिमांड कम हो जाती है। गाड़ियों की डिमांड कम हो जाती है, उससे क्या होता है कि टाटा टेक की कंपनी में सेल्स कम हो जाएगा, जिससे कि प्रॉफिट ग्रोथ देखने को कम मिलेगा। एक तो ये छोटा सा रिस्क है। दूसरा तीसरा रिस्क ये आता है कि जैसे जो सर्विस बिजनेस होते हैं, सर्विस बिजनेसेस में मेनली जो एम्प्लॉय होते हैं बिजनेसेस, उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि स्किल्ड जितना एम्प्लॉय होता है उस हिसाब से फिर वो सर्विसेज ईजिली दे पाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो इनके टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करने में टाटा टेक्नोलॉजी को थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है ये रिस्क उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती रहती है। जैसे बाकी कंपनीज़ों में जो एट्रिशन रेट है वो लगभग 9% के आसपास चल रहा है, वहीं टाटा टेक्नोलॉजी में ये परसेंटेज लगभग 29% के आसपास चल रहा है। यहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये डेटा याद है, जस्ट अभी याद आया मुझे। तो 29% के आसपास इनका एट्रिशन रेट है। एट्रिशन रेट मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम कितने देर तक रोक के रख पा रहे हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजी का ये ज़्यादा है, बट मुझे ऐसा लगता है ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। जो बिगर प्रॉब्लम है वो ये कि 5 ही क्लाइंट है, इसको ठीक करना ज़्यादा बेटर है। और जो ऑटोमेटिव सेक्टर है वो भी ठीक है, क्योंकि भाई अगर टाटा टेक का 40% बिजनेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब स्लो डाउन आएगा तो वो तो चीज़ें होंगी ही होंगी। और जब अप साइड आता है, जब यानी मार्केट बूम में होती है, तो गाड़ियाँ ज़्यादा भी तो बिकती हैं। तो मुझे लगता है इसमें भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हो जाएगा ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑटोमेटिव में होगा, एट्रिशन रेट भी कम किया जा सकता है। जो बिगर प्रॉब्लम है वो ये है कि जो टॉप 5 क्लाइंट्स हैं उनसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो फाइनली अब आते हैं हम कंक्लूजन पे कि चलो भाई हमने रिस्क भी समझ लिए, फाइनेंशियल्स भी समझ लिया और कंपनी क्या काम करती है हमने वो भी समझ लिया। तो फाइनली कर क्या सकते हैं, देखो दो तरह से दो तरह से हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म में, एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या, शॉर्ट टर्म में तो मैं यही कहूंगा कि एक्चुअली सबसे बढ़िया समय था आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो पीई रेशो चल रहा था वो 30 के आसपास चल रहा था, ठीक है। और जो एवरेज पीई है इंडस्ट्री का वो लगभग 60 से 70 के बीच में पीई चल रहा है। यानी अगर शॉर्ट टर्म से इन्वेस्ट करना था तो आईपीओ सबसे बेस्ट था। क्यों? क्योंकि इन्वेस्ट करते ही अगर वो एवरेज पीई पे भी आता है तो आपको 100% गेन मिल जाता है, जो कि देखने को भी मिला। 500 पे ऑफर प्राइस था, वो लगभग 1200 से 1400 तक गया, यानी 150% गेन देखने को मिला। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया था। तो अब क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, देखो मैं तो यही कहूंगा कि एवरेज पीई है, अगर यहां से थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो 10-15% प्रॉफिट हो सकता है यार। बट मैं कहना चाहूंगा इतना कोई गैस नहीं कर सकता, कोई भी गैस नहीं कर, इवन इतना ज़्यादा डिटेल देने के बाद भी मैं नहीं गैस कर सकता कि प्राइस कहाँ तक जाएगी। तो शॉर्ट टर्म में तो मेरा आंसर यही रहेगा कि ना ही इन्वेस्ट करो तो बढ़िया है। बाकी अपनी एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी मैं लर्निंग करता हूँ, जो भी मैं सीखता हूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंसेस करता हूँ, उसी बेस पे मैं नॉलेज दे रहा हूँ। आप अपना पूरा लर्निंग करें और सारी चीज़ें। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म में मैं ये कह सकता हूँ कि आप पार्शियली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, टाटा की कंपनी अच्छी है, फ्यूचर भी अच्छा दिख रहा है और जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बढ़िया है। लेकिन यार ऐसा थोड़ी ना है कि 1 रुपए की चीज़ को आप 1.5 रुपए में खरीद लें। अभी जो मार्केट प्राइस 1187 रुपए के आसपास टाटा टेक का प्राइस है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है ऑलरेडी। अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो इंडस्ट्री का 60 से 70 पीई चलता है, जबकि इनका जो इसका पी आ चुका है 77 पे, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे जितने सस्ते प्राइस में मिल सके उतना बढ़िया। वॉरेन बफेट भी 1 रुपए की चीज को 50 पैसे में खरीदना पसंद करता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म बेट करना चाहते हैं और प्राइस अभी उतनी सस्ती नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं, एसआईपी की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं या थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बीच में लगे अगर मार्केट थोड़ी डाउन हो गई तो आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखना, आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा पैसा किसी भी एक इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोई भी कितना ही भगवान क्यों ना आ जाए स्टॉक मार्केट के अंदर में, उसकी प्रेडिक्शन, फैक्ट्स, सारी थ्योरी गलत हो सकती है। होने के चांसेस इसलिए रहते हैं
एक कंपनी की कितनी भी इंफॉर्मेशन आप ले लें, आपके पास कभी भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होने वाली। और कई सारे ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं कि सब कुछ सही होने के बाद भी कंपनी डूब जाती है। तो 5% से ज़्यादा आप कभी भी उसमें पार्टिसिपेट ना करें किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, और इसके ऊपर एनालिसिस करें आप अपना भी, और उसके बाद जो भी आपकी राय बने उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए इन्वेस्ट करने की सोचें।